Hello everyone, welcome to our Corporate Law Journal channel. In this video, we will be understanding the latest Supreme Court judgment of Messrs. Jayaprakash Industries Limited versus Delhi Development Authority. But before moving on to this judgment, we have to understand three basic concepts that are involved in this judgment. The first one is lease. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, लीज एक ऐसा अग्रीमेंट होता है वे वन पर्सन लेट्स आउट हिज और हर प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक यूज एंड फॉर अ स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड टाइम. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं एंड आई वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, बट आई डोंट हैव रिक्वायर्ड टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी, आइडिया एट्सेट्रा टू इन्वेस्ट इन इट. सो मैं चाहूँगी मैं ये अपनी प्रॉपर्टी एक ऐसे पर्सन को दूँ जो इस प्रॉपर्टी का वर्दी यूज़ करे एंड मुझे कंसिस्टेंट पेमेंट मिलता रहे. दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ बेसिकली कॉल्ड अ लीज एग्रीमेंट. परपेचुअल लीज भी एक कंसेप्ट होता है वेयर द टाइम पीरियड ऑफ द लीज एग्रीमेंट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, इट इज़ परपेचुअल एज द नेम सजेस्ट्स, इट गोज ऑन. सेकेंड कंसेप्ट आता है अनअर्न्ड इनकम का. इसको हम इसके टर्म से ही समझ सकते हैं. दिस इज अनअर्न्ड. सो आई टेल यू वन थिंग, वाई डू पीपल इन्वेस्ट इन लैंड और रियल एस्टेट? हम सुनते हैं हमने यहाँ इन्वेस्ट किया, इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया. वाई डू दे डू दैट? इन प्रॉपर्टीज़ या लैंड की वैल्यू जनरली हम देखें तो बढ़ती ही रहती है. दे डू नॉट फॉल ऐसे ही. ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर, बट जनरली अगर हम देखें तो इन प्रॉपर्टीज़ लैंड्स की वैल्यू बढ़ती है. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ओनर को कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई एक्सपेंडिचर, कोई लेबर नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है. अपने आप ही प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है फॉर अननोन कॉजेज, फ्रॉम नेचुरल कॉजेज, फॉर मार्केट प्रैक्टिसेस. सपोज एक नया हाईकोर्ट सेटअप हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुई, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई उस एरिया की. सो वो लैंड की वैल्यू, उस एरिया में लैंड की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. दिस पर्टिकुलर राइज इन द वैल्यू, जहाँ ओनर का या किसी का भी कोई हाथ नहीं होता है, उनके एंड से कुछ यूज़ नहीं किया हुआ होता है. ये जो नेचुरल राइज ऑफ लैंड होता है डिपेंडिंग ऑन एनी कंडीशन, इसको हम अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं. ये अर्न नहीं करी जाती है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अनअर्न्ड. एंड द थर्ड कंसेप्ट इज ऑफ अमेलगमेशन. अमेलगमेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, व्हेन टू और मोर कंपनीज मीट टू क्रिएट अ न्यू कंपनी. अमेलगमेशन की डेफिनेशन आपको सेक्शन 2(1) BFIT एक्ट में मिल जाएगी. इसकी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं दी हुई है. You have to also note here that merger and amalgamation are different. मर्जर जब होता है, जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी में पूरी मर्ज हो जाती है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है, दैट इज कॉल्ड मर्जर. एंड अमेलगमेशन होता है जब दो कंपनीज मिलके एक थर्ड एंटिटी क्रिएट करती है. अमेलगमेशन में उन दोनों कंपनीज की आइडेंटिटी आर लॉस्ट और एक थर्ड एंटिटी बनती है. In this particular case, जो हुआ, I will be making aware of the facts of the case. The Honorable President of India executed 4 separate deeds in respect of some plots in favor of Messrs. Jayaprakash Associates Private Limited in 1983. 1986 में ये होता है कि एक जॉइंट एप्लीकेशन मूव की जाती है दो कंपनीज के थ्रू, जयप्रकाश एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड JP रावा सीमेंट लिमिटेड, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में, अमेलगमेशन के लिए प्रे करते हुए. हाई कोर्ट इनकी स्कीम को सैंक्शन कर देता है एंड हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में ये मेंशन करता है कि विद ऑल दी अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये जो कंसर्न प्लॉट्स हैं ये भी ट्रांसफरी कंपनी को वेस्ट होते हैं. ट्रांसफरी कंपनी इज JP रावा सीमेंट लिमिटेड. आफ्टर द अमेलगमेशन इन 1986 ये होता है कि जो JP रावा है उसको चेंज करके जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का नाम दे दिया जाता है. इसके बाद सब्सिक्वेंट टू दैट जो जयप्रकाश इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है उसका नाम चेंज करके जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड कर दिया जाता है. सो अभी जो प्रेजेंट अपेलेंट है वो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड है. सो इफ़ यू ऑब्जर्व वेरी माइन्यूटली, हमको ये पता पड़ेगा कि जो प्रेजेंट अपेलेंट है वो एक ट्रांसफरी कंपनी है, उसको जयप्रकाश एसोसिएट्स इंडस्ट्रीज़ के जो पहले थी उसके सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़
ट्रांसफ़र हुई हैं. सो द प्रेजेंट अपेलेंट इज़ अ ट्रांसफरी कंपनी. अपेलेंट एक एप्लीकेशन मूव करता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में with the permission seeking to mortgage the said plots to Industrial Financial Corporation of India. जो DDA है, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो इस केस में रिस्पोंडेंट है, वो उनसे एक अनअर्न्ड इंक्रीज वैल्यू ऑफ ऑल दोज प्लॉट्स वो डिमांड करता है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लीज डीड में ये मेंशन था कि जो लेसी है वो सबसे पहले रिटन परमिशन लेगा लेसर से, एंड विद दैट प्रोविजन अ प्रोविजो इज अटैच्ड जहाँ लिखा गया है कि जो लेसर है वो अपनी कंडीशन इम्पोज कर सकता है एंड डिमांड कर सकता है अनअर्न्ड इंक्रीज इन द वैल्यू साइमल्टेनियसली गिविंग द परमिशन वो ये चीज़ डिमांड कर सकता है. इससे अग्रीव्ड होके जो अपेलेंट है उन्होंने एप्लीकेशन मूव करी एंड अपेलेंट ने ये सबमिट किया कि ये जो अमेलगमेशन है ये ट्रांसफ़र नहीं है, ये जस्ट अमेलगमेशन है एंड ट्रांसफ़र और असाइनमेंट हम सेट प्लॉट्स का नहीं बोल सकते, ये सेल नहीं है, दिस इज़ ओनली अमेलगमेशन. They were pressing, the appellants counsel were pressing on the points that कि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो इसकी डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है. दे alleged that the demand was illegal and hence they are aggrieved of this particular demand and they should not be made liable to pay the money. रिस्पोंडेंट का सिंपल ये सबमिशन आता है कि ये अमेलगमेशन जो स्कीम है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अप्रूव करी है और उस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये मेंशन किया है कि जो ट्रांसफरर के जो कंपनी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो राइट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो सब ट्रांसफरी की कंपनी में वेस्ट जाते हैं. Both the companies that have submitted the permission to amalgamate themselves, they themselves in the scheme of amalgamation in their permission letter have mentioned कि मैं ट्रांसफरर हूँ और ये ट्रांसफरी है. सो रिस्पोंडेंट का यही सबमिशन था कि जब उन्होंने स्कीम ऑफ अमेलगमेशन में भी ये पॉइंट क्लियरली बोला है दैट वन ऑफ द कंपनीज इज ट्रांसफरर एंड सेकेंड कंपनी इज ट्रांसफरी, तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ही हुआ. इट इज़ नॉट अमेलगमेशन, इट इज़ जस्ट द नेम दैट इज़ गिवन but the demand is justified as mentioned in the lease deed. सुप्रीम कोर्ट के पास दो इश्यूज़ आए रिजॉल्व करने के लिए. फर्स्ट इशू ये आया कि ये जो अमेलगमेशन है इसको हम ट्रांसफ़र बोलेंगे कि नहीं, एंड सेकंड आया कि ये जो डिमांड ऑफ अनअर्न्ड इनकम दैट हैज़ बीन रेज्ड बाय द DDA इज़ लीगल एंड बाइंडिंग अपॉन द अपेलेंट और नॉट. सुप्रीम कोर्ट ने यही रीजनिंग दी दैट this amalgamation does very well amounts to the transfer simply because of the fact that in the scheme of amalgamation submitted by the companies themselves, they have mentioned one of the company as the transferor company and the second company as the transferee company. So this is not an amalgamation. If it is amalgamation, it very well amounts to the transfer. So if this is the transfer, then the demand of the unearned income, demand of the unearned increased value of the land is also binding and legal and it should be upheld. ये डिमांड गलत नहीं है क्योंकि जब आपने प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र करी है, लीज डीड में लिखा हुआ है, लीज डीड में सब मेंशन किया हुआ है कि लेसर कंसेंट देने के पहले अपनी कंडीशन रख सकता है एंड डिमांड कर सकता है एक अनअर्न्ड इंक्रीज वैल्यू जो लैंड का हुआ है. सो बोथ द इश्यूज वर रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट दैट इज द DDA and it was noted that the demand was very well legal and it should be upheld, and the appellant was directed to deposit the demanded sum and the appeal was dismissed by the Supreme Court. Thank you.